हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में आपको एमपी मेल्टिंग पॉइंट, बीपी बॉइलिंग पॉइंट और एएफपी फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में आपको जानकारी दिया। इसके बाद आप पढ़े होंगे, इसको आप अच्छे से पढ़ लिए होंगे। आज की क्लास में आपको हम लेटेंट हीट के बारे में बताएंगे, यानी गुप्त ऊष्मा के बारे में जानकारी देंगे। क्या होती है गुप्त ऊष्मा? तो बच्चों देखिए, किसी पदार्थ के ठोस से द्रव या द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यानी किसी पदार्थ को क्या बताया गया बच्चों? ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, द्रव से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो इसके लिए क्या, या द्रव से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो इसके लिए क्या अपने आप थोड़ी परिवर्तित हो रही है? नहीं, एक निश्चित तापमान यानी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जब तक हमें ऊष्मा नहीं देंगे तो वह उसी अवस्था में रहेगी जिस अवस्था में थी। यदि आप बर्फ को अपने हाथ में रखते हैं तो बर्फ धीरे धीरे द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बर्फ सीधे द्रव में परिवर्तित तो हुआ, लेकिन वह ऊष्मा लेकर हुआ, क्योंकि आपके बॉडी से वो टेम्परेचर पा रहा है, ऊष्मा पा रहा है। इस कारण से क्या हुआ, धीरे धीरे करके और पानी में यानी द्रव में परिवर्तित हो गया। तो ये निश्चित रूप से क्या है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऊष्मा की कुछ मात्रा पदार्थ के अणु अपना स्थान बदलने के ग्रहण करती है। इस अवस्था में पदार्थ का तापमान नहीं बदलता। यानी आपको पता नहीं चल रहा है कि हम उसको ऊष्मा दे रहे हैं, फिर भी ऊष्मा क्या करती है बच्चों? ग्रहण करती है, और ऊष्मा लेकर भी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन होता है। तो बच्चों चलिए थोड़ा पढ़ते हैं। जो पदार्थ या जो ऊष्मा किसी पदार्थ द्वारा बिना तापमान बदले, ऊष्मा किसी पदार्थ द्वारा बिना तापमान बदले, यानी कोई पदार्थ ऊष्मा है और कोई पदार्थ है उसको ऊष्मा दे रहे हैं, वह बिना तापमान बदले अपनी अवस्था परिवर्तन के लिए दी जाती है। यानी तापमान में कोई परिवर्तन ना हो, सिर्फ क्या हो, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो, तो ऊष्मा पा करके क्या किया रही हो, बिना तापमान बदले अपनी अवस्था के लिए ले जाते हैं, अपने अवस्था परिवर्तन के लिए ली जाती है और उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। वही उस पदार्थ की क्या कहलाती है बच्चों? उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गुप्त ऊष्मा अर्थात छुपी हुई ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा का मतलब क्या होगा बच्चों? छुपी हुई ऊष्मा। लेकिन पता नहीं चल रहा है यहाँ पे ऊष्मा है, लेकिन निश्चित रूप से ऊष्मा के माध्यम से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। बच्चों समझ में आ गया गुप्त ऊष्मा क्या कहलाता है, लेटेंट हीट क्या है? गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? किसी पदार्थ के गलन की गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को बिना ताप परिवर्तन के द्रव में बदल देती है। आप ऐसा भी कह सकते हैं, 1 किलोग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बिना ताप परिवर्तन के जल में बदलने पर 3,36,000 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितनी बच्चों? 3,36,000 जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यह बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसे डेल्टा एच से व्यक्त किया जाता है। यानी गलन की गुप्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है बच्चों? डेल्टा एच से व्यक्त किया जाता है। और अगर हम उससे पूछते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा बराबर क्या होगा, तो लिख दीजिए क्या होगा, गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बच्चों? गलन की गुप्त ऊष्मा बराबर हो जाएगा गलन में प्रयुक्त ऊष्मा की मात्रा, गलन में प्रयुक्त ऊष्मा की मात्रा, गलन में प्रयुक्त ऊष्मा की मात्रा अपान द्रवित ठोस का द्रव्यमान। द्रवित ठोस का द्रव्यमान, ठीक है।
गलन की गुप्त ऊष्मा है और Q अपॉन M लिख दीजिए। Q क्या बोलते हैं बच्चों? Q अपॉन M। मतलब गलन की गुप्त ऊष्मा को किससे व्यक्त किया जाता है? डेल्टा H से। आप 11 से जाकर आगे बढ़ेंगे, वो आपकी गुप्त ऊष्मा जो होती है डेल्टा G होती है, फ्री एनर्जी जिसको बोलते हैं वो डेल्टा G होता है, लेकिन डेल्टा H रहेगा तो आप उसको क्या पढ़ेंगे? गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है बच्चों, इसकी इकाई आप याद रख लीजिए, गुप्त ऊष्मा की इकाई जूल प्रति किलोग्राम। गुप्त ऊष्मा की इकाई क्या होगी बच्चों? गुप्त ऊष्मा की इकाई जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, क्या होगी इसकी इकाई? जूल प्रति किलोग्राम। जूल को किससे व्यक्त करते हैं बच्चों? जे से। अपॉन किलोग्राम क्या होता है? केजी। यानी जूल प्रति किलोग्राम से क्या किया जाता है बच्चों? डिनोट किया जाता है। चलिए आगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम आपसे, ट्रांसफर ऑफ हीट यानी ऊष्मा का स्थानांतरण। क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ हीट, ऊष्मा का स्थानांतरण। यानी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए क्या होता है ऊष्मा स्थानांतरण। यानी ऊष्मा स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब क्या होता है? ऊष्मा स्थानांतरण। हीट का मतलब होता है बच्चों ऊष्मा, ट्रांसफर का मतलब होता है यानी स्थानांतरण। क्या हो जाएगा? ऊष्मा का स्थानांतरण, यानी आप क्या कह सकते हैं? ट्रांसफर ऑफ हीट। ऊष्मा सदैव अधिक ताप वाले पदार्थ से कम तापमान वाले पदार्थ की ओर प्रवाहित होता है और तब तक होती है जब तक दोनों पदार्थ का तापमान समान ना हो जाए। पदार्थ में ऊष्मा का प्रवाह तीन प्रकार से होता है। मतलब कहना चाहिए कि ऊष्मा सदैव अधिक तापमान से कम तापमान की ओर प्रवाहित होता है और यह तापमान प्रवाह तब तक चलता रहता है जब तक दोनों का मान, यानी दोनों का जो तापमान होगा, उन दोनों पदार्थों का तापमान जो है समान हो जाए। आपको पता है बच्चों, यदि हम इस बोर्ड पर या लकड़ी पर क्या लगाते हैं बच्चों? आग लगाते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पे बहुत सारी ऊष्मा भरी हुई है। जब ये जलेगी, इसके जब जलना लौ निकलना शुरू होगा, तो यहाँ पे क्या है? बहुत सारी लौ भरी हुई है, यानी बहुत सारी ऊष्मा भरी हुई है। और यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो कुछ नहीं है। क्या हो रहा है? धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है? ऊष्मा जा रहा है। यानी क्या मतलब हुआ? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आपको रखना है। हाईएस्ट बोलते हैं, हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम से लेकर के मिनिमम, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, ऐसा भी कर सकते हैं। उच्च ताप से निम्न ताप और अधिक ताप से कम ताप की ओर। अधिक ताप इसको बोलेंगे, कम ताप इसको बोलेंगे। तो अधिक ताप से कम ताप की ओर क्या हो रहा है? ऊष्मा का स्थानांतरण। यहाँ पे आप लिख दीजिए अधिक ताप और यहाँ पे लिख दीजिए कम ताप। अपने माइंड में थोड़ा विचार कीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारी गैस भरी हुई है, बहुत सारी ऊष्मा भरी हुई है, जिसको हम अधिक तापमान बोलेंगे और इसको हम कम तापमान बोलेंगे, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर है तो, लेकिन बहुत ही कम है। अब इसमें क्या होगा? अधिक ताप से कम ताप की ओर यदि ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो इसको हम कई प्रकार से कर सकते हैं। एक है आपका कंडक्शन यानी चालन। कंडक्शन का मतलब होता है चालन। आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा संवहन। संवहन को बोलते हैं कन्वेंशन। और तीसरा पॉइंट होता है बच्चों विकिरण, और विकिरण को बोलते हैं रेडिएशन। तो हम तीनों पॉइंट के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट होता है चालन। क्या होगा बच्चों? चालन।
चालन को क्या कहा जाता है? कंडक्शन। क्या है कंडक्शन किसे कहते हैं? तो आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। ठीक है, आगे तो इसमें देखिए क्या होता है बच्चों, चालन में पदार्थ के अधिक ताप वाले पदार्थ कम ताप वाले निकट के अणुओं को ऊष्मा स्थानांतरित करते हैं और इसमें पदार्थ के अणु गति नहीं करते, चालन कहलाता है। चालन किसे कहते हैं बच्चों? डेफिनेशन को लिख लीजिएगा। यानी पदार्थ के अधिक ताप वाले अणु कम ताप वाले निकट के अणुओं को ऊष्मा क्या करते हैं? स्थानांतरित करते हैं। यानी निकट का अणु मतलब उसके पास जो निकट का अणु होगा उसमें क्या होगा बच्चों? ऊष्मा स्थानांतरित करते हैं और ऊष्मा स्थानांतरित करते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? चालन कहा जाता है। आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अधिक ताप वाले अणु क्या है इसमें? अधिक ताप वाले अणु और भी क्या हो जाएगा? कम ताप वाले। यानी अधिक ताप वाले अणु कम ताप वाले निकट के अणु, कम ताप वाले निकट के अणु। निकट के अणुओं का मतलब क्या हुआ? जो कम तापमान है और उसके निकट है, यानी पास में उपस्थित है और उसमें क्या होती है बच्चों? स्थानांतरित होती है। स्थानांतरण का मतलब हुआ ट्रांसफर हुई ऊष्मा और उसे हम क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। ऊष्मा के कुचालक के कुचालक दो पॉइंट होते हैं बच्चों। तो ऊष्मा के कुचालक और कुचालक एक ही आप पढ़ चुके हैं, गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जिन पदार्थों में ऊष्मा प्रवाह तेजी से होता है उसे ऊष्मा का कुचालक कहा जाता है। जिन पदार्थों में ऊष्मा क्या होती है बच्चों? तेजी से होती है और उसे क्या कहते हैं? गुड कंडक्टर कहा जाता है उसे। तो आप लिख दीजिए ऊष्मा क्या है आपका पॉइंट? कुचालक, यानी गुड कंडक्टर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ ऊष्मा कुचालक का मतलब क्या हुआ? ऊष्मा का कुचालक का मतलब क्या हुआ बच्चों? कि जिन पदार्थों में ऊष्मा प्रवाह तेजी से होता है यानी बहुत ही फास्ट होता है उसे गुड कंडक्टर या ऊष्मा का कुचालक कहा जाता है और जिन पदार्थों में ऊष्मा का प्रवाह तेजी से नहीं होता उसे ऊष्मा के कुचालक या बैड कंडक्टर या ऊष्मारोधी इंसुलेटर भी कहा जाता है। यानी कहना चाहिए कि जो ऊष्मा का कुचालक होता है, बैड कंडक्टर होता है, उसे इंसुलेटर भी कहा जाता है। बैड कंडक्टर का मतलब क्या बचा है? इंसुलेटर भी कहा जाता है। बैड कंडक्टर यानी इंसुलेटर, इंसुलेटर भी कहा जाता है। पहला कैसे बता सकते हैं? जिन पदार्थों में ऊष्मा का प्रवाह तेजी से नहीं होता, जिन पदार्थों में ऊष्मा का प्रवाह तेजी से नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मा का कुचालक कहा जाता है और जिन पदार्थों में ऊष्मा का प्रवाह तेजी से होता है उसे गुड कंडक्टर या ऊष्मा का कुचालक कहा जाता है। ठीक है, आगे एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे तांबा, लोहा, पीतल। अगर आप तांबे में, लोहा में, पीतल में यदि आप क्या करते हैं? ऊष्मा प्रवाहित करते हैं तो बहुत ही तीव्र गति से ऊष्मा का प्रवाह होता है। और अगर बात करें उसमें यानी कहना चाहिए कि प्लास्टिक में, रबर में, कांच में ऊष्मा का प्रवाह तेजी से नहीं होगा, बस इसके अंतर्गत आएगा बैड कंडक्टर के अंतर्गत। यानी एग्जांपल लिख लीजिए तांबा, लोहा, पीतल। इसका एग्जांपल क्या होगा बच्चों? तांबा, लोहा, पीतल। तांबा, लोहा और पीतल, यह क्या होगा बच्चों? यानी गुड
कंडक्टर का एग्जांपल होगा कांच, बाल, प्लास्टिक। क्या क्या एग्जांपल होगा? कांच, वायु, प्लास्टिक। कांच हो गया, वायु हो गया, प्लास्टिक हो गया, इसको क्या बोला जाता है बच्चों? वैट कंडक्टर। अधिकांश द्रव ऊष्मा के अल्पचालक यानी प्योर कंडक्टर्स होते हैं। बर्तन बनाने में ऊष्मा के चालकों यानी चालकों का उपयोग बर्तन बनाने के लिए ऊष्मा धातुओं एवं उनकी मिश्र धातु आदि के सुचालकों का उपयोग किया जाता है। ऊष्मारोधी पदार्थों से बर्तन के हत्थे बनाते हैं। इससे गर्म बर्तनों को भी हत्था पकड़ करके उठाने में हाथ गर्म नहीं होते। यानी कहने का मतलब होगा बर्तन में जो खाना पकाने के लिए जो बर्तन होता है उसका जो पकड़ने का हैंडल होता है वह ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। वह प्लास्टिक का बना होता है, थर्मोप्लास्टिक जिसको बोलते हैं। उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, लेकिन उसको अगर पकड़ करके आप यूज कर सकते हैं तब भी यानी खाना बना सकते हैं तो हाथ आपका गर्म नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं मनुष्य का सर्दी से बचाव। सर्दियों से ऊनी कपड़े हमारे शरीर को गर्म रखते हैं, क्योंकि कपड़े हमारे शरीर से निकलने वाली गर्मी को क्या करते हैं? बाहर निकलने से रोकते हैं। ऊनी कपड़ा का मतलब होता है निश्चित रूप से 2 महीने बाद क्या हो जाएगा, यानी मौसम आ जाएगा और उस शीत ऋतु के मौसम में यानी ठंडी के मौसम में कहा जाएगा कि वस्त्र जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो ऊनी वस्त्र शरीर के अंदर की जो गर्मी होती है वो बाहर नहीं जाने देते। इस कारण से क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर हमेशा बना रहता है। वाहनों में उपयोग मतलब कहना चाहिए कि गर्मी के मौसम में वाहनों में ज्वलनशील पदार्थ जैसे ज्वलनशील पदार्थ कौन कौन से हो गए बच्चों? पेट्रोल, डीजल आदि का वाष्पीकरण कम करने के लिए ऊष्मा कुचालकों एवं कुचालकों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थों के अधिक गर्म होने पर आग लगने से या आग लगने के खतरों से भी बचते हैं। दैनिक जीवन में उपयोग की बात हो रही है तो दैनिक जीवन में उपयोग क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए इसमें सर्दियों में पक्षी अपने शरीर के रोए फुला करके अतिरिक्त वायु रोकते हैं, इससे उनके शरीर की ऊष्मा बाहर नहीं आती है। एस्किमो अपने घर बर्फ के ऊपर बनाते हैं, क्योंकि बर्फ के ऊपर की रुकी वायु ऊष्मारोधी के रूप में कार्य करती है। तीसरा पॉइंट होगा एयर कंडीशनर एवं रेफ्रिजरेटर की कॉइल तांबे की बनी होती है ताकि वे ऊष्मा को तेजी से बाहर छोड़ सके। यानी रेफ्रिजरेटर, कंडीशनर जो होते हैं एयर कंडीशनर, ये इनकी जो कॉइल होती है तांबे की बनी होती है ताकि क्या हो ऊष्मा को तेजी से बाहर छोड़ सके। दूसरा पॉइंट होगा बच्चों संवहन कन्वेंशन। चलिए हम संवहन के बारे में पढ़ते हैं। कन्वेक्शन क्या होता है? किसी पदार्थ में अधिक ताप वाले कण गतिमान होकर कम ताप वाले कणों को ऊष्मा देते हैं। ऊष्मा प्रवाह की यह विधि संवहन कहलाती है। यानी कहा जाता है किसी पदार्थ में अधिक तापमान वाले जो कण होते हैं, अधिक तापमान वाले कण, अधिक तापमान वाले कण क्या बताया इन्होंने? अधिक तापमान वाले कण कहां जाएंगे? कम तापमान वाले कण की ओर क्या होते हैं? विकृत होते हैं, गतिशील रहते हैं, गति करते हैं और कणों को ऊष्मा देते हैं। ऊष्मा प्रवाह की यह विधि संवहन कहलाती है। द्रवों तथा गैसों में संवहन द्वारा ऊष्मा प्रवाहित होती है। पारा तथा बिजली द्रवों के अतिरिक्त सभी द्रव तथा गैसें ऊष्मा के अल्पचालक होते हैं। जल को गर्म करने पर उसमें जो चक्रीय गति होती है, यानी जल को गर्म करने पर उसमें जो चक्रीय गति होती है उसे संवहन धारा या कन्वेक्शन करंट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका दैनिक जीवन में संवहन की धाराएं हैं, आप इनको थोड़ा पढ़ लीजिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट आपको हम बात करते हैं ओशियन करंट। ओशियन करंट क्या होता है बच्चों? समुद्री धाराएं क्या होती है? ये समुद्री धारा में यानी ये समुद्र में बहने वाली संवहनी धाराएं हैं, ये समुद्र के तापमान को बनाए रखने में सहायक होती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका रेडिएशन यानी विकिरण। विकिरण को क्या बोला जाता है? रेडिएशन। चलिए इसके तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, रेडिएशन। बिना माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा का प्रवाह विकिरण। याद रखिएगा, सूर्य की किरणें आपको डेली मिलती है तो आपसे कुछ सहायता नहीं मांगती हैं। मतलब आना चाहिए जो हमारी किरणें होती हैं, एक्स-रे किरणें, बिना किसी सहायता से, बिना किसी माध्यम से सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं। तो यानी उसका उत्तर क्या हो जाएगा, यानी निकल क्या निकल के आ जाए? बिना माध्यम से यानी बिना माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान तक। क्या बोलेंगे? बिना माध्यम से, मतलब कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं हुई, बिना माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है बच्चों? ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा का प्रवाह। ऊष्मा का प्रवाह क्या कहलाता है? ऊष्मा का प्रवाह विकिरण कहलाता है। विकिरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। चालन एवं संवहन में ऊष्मा का प्रवाह माध्यम के कणों द्वारा होता है। यानी चालन और संवहन जो आप पढ़ चुके हैं उसमें ऊष्मा का जो प्रवाह होगा यानी किसी के माध्यम के द्वारा होता है, लेकिन ये हमारा जो तीसरा पॉइंट होता है रेडिएशन, यह किसी माध्यम की, इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती ऊष्मा प्रवाह होने के लिए, ऊष्मा प्रवाहित होने के लिए। ठीक है। निर्वात में भी विकिरण द्वारा ऊष्मा प्रवाहित होती है। सूर्य की ऊष्मा विकिरण द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। सौर ऊर्जा के विकिरण को विकिरण ऊष्मा कहा जाता है। बच्चों ठीक है, अब आगे बात करते हैं विकिरण का उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन, यानी विकिरण का क्या उपयोग होता है? विकिरण के उपयोग, विकिरण के उपयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन। यह क्या है? गर्मियों में सफेद अथवा हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि विकिरित ऊष्मा को परावर्तित कर हमें शीतलता देती है। आपको इसी वजह से कहा जाता है बच्चों कि गर्मी के दिनों में, गर्मी के समय में व्हाइट कपड़ा यानी सफेद कपड़ा वाला यही कपड़ा पहनना चाहिए। उससे क्या होता है? सूर्य की किरणें आपके शर्ट पर पड़ती हैं और वह क्या होती है? ट्रांसमिट हो जाती हैं यानी रिफ्लेक्ट हो जाती है बच्चों। इस कारण से आपको ज्यादा गर्मी का एहसास नहीं होता। उसी के स्थान पर आप एक ब्लैक कपड़ा पहनिए और फिर देखिए क्या उस कंडीशन में आपकी स्थिति क्या होती है। यानी ब्लैक जो होता है कपड़ा वह सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद जैसे ही कपड़े में सूर्य की किरणें आ जाएंगी आपके बॉडी को टेम्परेचर देंगी और आपकी बॉडी क्या होगी बच्चों? हीट होगी। उस समय आपको क्या लगता है कि बहुत सारी गर्मी लग रही है ना? तो उसी प्रकार से आपको यह जो सलाह जो दी जाती है निश्चित रूप से विकिरण का क्या है बच्चों? योग्य है। ठीक है, तो इससे असुविधा से बचने के लिए आप क्या करें? गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा व्हाइट कपड़ा का यूज करें, पहने। सर्दियों के काले और गहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। अब इन्होंने कहा है कि सर्दियों में क्या करना चाहिए? काले और गहरे रंग के कपड़ा पहनना चाहिए क्योंकि विकिरण ऊष्मा को क्या कर देते हैं? अवशोषित करके गर्माहट देते हैं। निश्चित रूप से सही कहा जाता है। वही कंडीशन आप सर्दियों में करिए, यानी अभी आने वाला समय 2 महीने बाद आपका आ जाएगा। उसमें क्या होगा? क्यों ब्लैक कपड़ा पहना जाता है? क्यों रंग वाले कपड़े पहने जाते हैं? क्योंकि ऊष्मा अवशोषित तो करता है सूर्य की किरणों के द्वारा,
लेकिन वह सूर्य की किरणों के द्वारा ऊष्मा को अवशोषित करके आपके शरीर को यानी बॉडी को क्या करता है, गर्माहट देता है यानी टेम्परेचर देता है, तो बॉडी का टेम्परेचर हमेशा बना रहता है और ठंड नहीं लगती। तीसरा पॉइंट होता है वाहन तथा अन्य विद्युत उपकरणों के रेडिएटर को ऊष्मा विकिरित करने के लिए अक्सर काला रंग करते हैं। खाना बनाने के बर्तनों की तली में काला रंग करते हैं जिससे वे और अधिक ऊष्मा ग्रहण कर सके। रूम हीटर के पॉलिश युक्त परावर्तक चमकीले होते हैं ताकि अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर सके। चलिए हम आज थर्मल फ्लास्क के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। थर्मल फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था बच्चों? थर्मल फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? तो वह कहाँ के रहने वाले हैं बच्चों? ब्रिटिश रसायनज्ञ भौतिक विज्ञानी सर जेम्स वीवर ने किया था। सर जेम्स वीवर ने क्या किया था? थर्मल फ्लास्क की खोज की थी। याद रखिए बच्चों, थर्मल फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? सर जेम्स वीवर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब देखिए यह हमारा थर्मल फ्लास्क है। इस थर्मल फ्लास्क की क्या विशेषता है बच्चों कि इसका प्रयोग हम लंबे समय तक गर्म द्रव को गर्म तथा ठंडे द्रव को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। इसमें आप यदि गर्म वस्तु को रख दिया जाएगा तो वह जितने यानी एक निश्चित समय होता है, लंबे समय तक आप गर्म वस्तु को गर्म ही पाएंगे, और अगर कोई ठंडा पदार्थ डाल देंगे तो जिस स्थिति में डालेंगे उसी स्थिति में मिलेगा। कहने का मतलब होगा कि इसमें एक निश्चित तापमान बना होता है थर्मल फ्लास्क। कहा जाता है कि लंबे समय तक गर्म द्रव को गर्म तथा ठंडे द्रव को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। इसे ही निर्वात फ्लास्क भी कहते हैं। फ्लास्क में संचालन, संवहन और विकिरण तीनों प्रकार की ऊष्मा प्रवाह का न्यूनतम किया जाता है। कौन कौन से बच्चों? चालन भी, संवहन भी, विकिरण, तीनों प्रकार का जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ऊष्मा का विकिरण होता है, इसको मैनेज किया गया है। अब इसमें कहा जाता है कि जो इनकी दीवारें होती हैं कांच की बोतल होती हैं, इनके अंदर की चमकीली पॉलिश की होती है और यह पॉलिश विकिरण के द्वारा ऊष्मा प्रवाह को रोकती है। बोतल की दीवारों के बीच निर्वात बना करके सील कर दिया जाता है, सील कर देते हैं ताकि संवहन के द्वारा ऊष्मा प्रवाह ना हो। यानी बीच में क्या कर दिया जाता है? दीवार बना करके इसे सील कर दिया जाता है। संवहन की ऊष्मा है, संवहन है, ताकि अंदर की ऊष्मा बाहर ना जा सके और बाहर की ऊष्मा अंदर ना आ सके। देखिए यहाँ पे कार बना हुआ है, संतृप्त ढक्कन इसको बोलते हैं। यह हमारा कार है ताकि इसकी ऊष्मा बाहर ना जा सके। एक अलग से लेयर होती है ढक्कन जिसको बोलते हैं, इसके अंदर एक कार होता है। यह निर्वात है, मतलब कहना चाहिए कि इससे ऊष्मा ना तो बाहर जाएगी ना बाहर ऊष्मा अंदर आएगी। इसके बाद ये अंदर की पतली आपका पॉलिश की हुई क्या है बच्चों? पॉलिश युक्त दोहरे शीशे की सतह, मतलब कहना चाहिए पॉलिश की हुई दोहरे शीशे की ये सतह है, इससे अंदर या बाहर कुछ भी आदान प्रदान नहीं होगा। ये बाहरी आवरण है, इसको बोलते हैं बाह्य आवरण। और ये नीचे एक कार्क और लगा होता है जिसकी बात इसको क्या बोला जाता है? इसको कार्क बोलते हैं। तो इसके अंदर जो भी हमारा लिक्विड पदार्थ होगा जिस स्थिति में रहेगा उस स्थिति में ये बना रहता है, और ये है थर्मल फ्लास्क की मुख्य विशेषता। इसको किसने बताया बच्चों? तो सर जेम्स वीवर। कहाँ के रहने वाले हैं? तो याद रखिएगा ब्रिटिश रसायनज्ञ एवं भौतिक विज्ञानी हैं। साइंटिस्ट क्या है? रसायनज्ञ भी हैं, केमिस्ट भी हैं और फिजियोलॉजिस्ट भी हैं, यानी फिजिक्स भी हैं। ये दोनों आविष्कार किए हैं किसकी? थर्मल फ्लास्क की। तो ऊष्मारोधी होने के कारण चालन का द्वारा ऊष्मा प्रवाह को रोकते हैं। इसी कारण फ्लास्क में ना तो अंदर की ऊष्मा बाहर जाती है और ना ही बाहर की ऊष्मा अंदर। ठीक है बच्चों, आप इसके अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे और इसको अच्छे से आप पढ़िएगा। आप कमेंट्स कीजिए, जो प्रॉब्लम होती है उसको नेक्स्ट बार बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही।
गुड डे स्टूडेंट्स।